आप सभी का एक बार फिर से मनी कैन क्लासेस में। और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। तो हम लोगों ने पहली बात तो लास्ट तक क्या क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ ली नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस का एक वीडियो देख लिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। और उसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि क्या हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की सारी कहानी पढ़ ली, तो आंसर होगा यस, हाँ ठीक है, हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ लिया। अगर आप लोग शुरुआत से मेरे लेक्चर्स को देख रहे हो तो आपको याद होगा कि मैंने सिखाया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दो टुकड़ों में पढ़ना होता है। पहला टुकड़ा है कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बने, और दूसरा टुकड़ा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बने। ठीक है, तो जब भी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है तो उसे पढ़ते हैं किसमें, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। किसमें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ते हैं। और जब भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी तो उसे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक है, तो उसे किसमें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पढ़ेंगे। और आज का अपना टॉपिक यही है। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले लिख रखा है कि अ न्यू पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ही कहते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं इस नए पार्ट को और समझते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्या होती है इलेक्ट्रोलिसिस। और अगर इस टॉपिक को शुरू करना हो, क्योंकि जो लोग थोड़ा बहुत अपने आप किताबें पलट रहे हैं उनको पता होगा कि हमें इसके बाद फैराडेस के लॉस को पढ़ना है। बेसिक तो दिमाग में वही होना चाहिए कि फैराडे के लॉस को ही हमें अप्रोच करनी है। तो वहां की अप्रोच के लिए हमें क्या क्या सीखना होगा सबसे पहले। तो भाई देखिए क्या होगा, अगर मैं बात करूं किसकी, कि इसकी शुरुआत कहां से होगी, तो शुरुआत होगी कि हम लोगों ने शुरुआत में पढ़े थे इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस कहाँ पढ़े थे, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस पढ़े थे हम लोगों ने सॉल्यूशन नाम के चैप्टर में। ठीक है, तो वहां से कनेक्शन निकालना होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जहां पर हमारा क्या होता है, पानी के साथ में या किसी भी सॉल्वेंट के साथ में कुछ ऐसा मिला हुआ होता है, कुछ ऐसा मिला हुआ होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। उसी को हम क्या कहेंगे कि वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चलो भाई, तो हम लोग शुरुआत करेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से क्या पास की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो क्या होता है, तो होता यह है कि देन सम केमिकल चेंज अकर्स, सम केमिकल चेंज अकर्स। तो कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर। और बेसिकली क्या होता है, बेसिकली होता है डिसोसिएशन। 90% केस जो होंगे जिसमें आपको चीजों को अलग करना होगा वहां पे डिसोसिएशन ही होगा। ठीक है, तो ये डिसोसिएशन होता है, बट मैंने कहा 90%। ठीक है, और केसेस भी हैं, ऐसा नहीं केवल डिसोसिएशन होता है। ठीक है, तो क्या होगा, देन सम केमिकल चेंज अकर्स। ठीक है, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं। तो भाई इस पूरे प्रोसेस को करवाने के लिए हमें जिस सिस्टम की जरूरत होती है उसी सिस्टम को हम क्या कहेंगे, उसी सिस्टम को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे। यानी कि इन विच इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरीड आउट। ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है उसे कहते हैं इट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज नोन एज, लिख लो। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर क्या कराई जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। तो देखो कितना आसान हो गया भाई। अब एक बार पूरा पढ़ लो कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जाता है तो क्या होता है, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। उन केमिकल चेंजेस को, इस पूरे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और जिस सेल के अंदर ये इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है उस सेल को हम क्या कहते हैं, उस सेल को बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। दैट्स इट, क्लियर। तो भाई एक बार इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक, आई होप ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। तो अब बात ये करें कि क्या केवल एक इलेक्ट्रोड से, ध्यान से सुनना बात को, क्या केवल एक ही इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिसिटी को पास करना पॉसिबल है। तो आपका आंसर होगा नो, बिल्कुल नहीं।
ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए हमें दो इलेक्ट्रोड्स की जरूरत होती है, और जो दो इलेक्ट्रोड्स हमारे होते हैं उन्हें हम कैथोड और एनोड कहते हैं, ठीक है। तो पुरानी बातें आपको याद होनी चाहिए। व्हाट इज मीन बाय एनोड? एनोड का मतलब क्या होता है? एनोड का मतलब होता है एट विच ऑक्सीडेशन अकर्स। जहां पर क्या होता है? एनोड वो होता है जहां पर क्या होता हो? ऑक्सीडेशन होता हो। और कैथोड क्या होता है? कैथोड होता है जहां पर रिडक्शन होता हो, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या सीखा था जब आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा? याद करो मेरे साथ, ठीक है। जब आप लोगों ने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ा, तो हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छी चीज देखी कि जो निगेटिव टर्मिनल हो गया था, यानी कि जो रॉड निगेटिव हो गई थी, वो एनोड का काम कर रही थी, और उसका रीजन था कि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था। याद करो यार मेरे साथ सभी लोग, हम लोग क्या करते थे? हम लोग करते थे CuSO4 सोल्यूशन, उसके अंदर रॉड डालते थे किसकी? Zn की। Zn क्या करता था? Zn2+ को फर्निश करता था। तो जब Zn2+ फर्निश कर दिया तो रॉड पर क्या आ गया भाई? माइनस चार्ज। तो रॉड माइनस चार्ज की थी, बट क्योंकि ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन का था, दैट्स व्हाई इट इज एनोड, इसलिए ये क्या थी? इसलिए ये एनोड थी, ठीक है। तो वहां पे हमें थोड़ा सा क्या हुआ था? थोड़ा सा मजब हुआ था माइंड, कि हम लोगों ने छोटे पर तो पढ़ा था कि प्लस वाला एनोड होता है और माइनस वाला कैथोड होता है, जबकि जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ा, डेनियल सेल को पढ़ा, तो हम लोगों ने ये देखा कि जो माइनस वाली रॉड आ गई थी उसको हम SN एनोड यूज कर रहे थे, और जो प्लस वाली रॉड थी उसे हम S कैथोड यूज कर रहे थे। तो अब जब हम लोग देखेंगे तो वो समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। जो समस्या हमें हल्की सी डेनियल सेल में हुई थी वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नहीं होनी है, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाला ही एनोड है और माइनस वाला ही कैथोड है, तो आपके लिए बहुत आसान है ये, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं कि क्या होता होगा। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन तो बनाओ भाई। क्या बनाइए? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बनाइए, और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ले लेते हैं HCl प्लस वाटर, ठीक है। चलो, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाला है जो कि 90% टू 100% क्या हो सकता है? टूट सकता है, जिसका अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 90 से 100% के बीच की है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग? क्या करेंगे भाई? ये लिया अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और उसके अंदर दो लगाए क्या? इलेक्ट्रोड। उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगाए। अच्छा, इसको यहां से क्या कर देता हूं? साफ कर देता हूं, और नीचे लिख लो इसे, जिससे ऊपर आप सेल बना सको अच्छे से। तो यहां भरा हुआ है HCl प्लस वाटर, ठीक है। चलो एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं बस। तो क्या करते हैं अब? और ये इलेक्ट्रोड जो होंगे, ये इलेक्ट्रोड होंगे PT के, प्लेटिनम के। क्यों होंगे प्लेटिनम के? तुरंत क्वेश्चन आता है माइंड में, क्यों होंगे प्लेटिनम के? तो आपको याद होगा, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज का इतना पार्ट आपको याद करवाया है। हाइड्रोजन याद कर लो, हाइड्रोजन के नीचे 5 चीजें CuHgAgPtAu, ये तो याद रखो, बिना इसके काम नहीं चलेगा। चाहे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, चाहे आप इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, चाहे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे, इसके बिना काम नहीं चलना है, ठीक है। दिमाग में बना लो ये बात। तो भाई देखिए, प्लेटिनम की रिएक्टिविटी बहुत कम है। प्लेटिनम जो है वो, उसकी रिएक्टिविटी बहुत, उससे कम रिएक्टिव अगर कोई पाया जाता है तो सोना है, Au है, और कोई उससे कम रिएक्टिव नहीं है। और ये रीजन है कि हम लोग प्लेटिनम के ही इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं? बनाते हैं, क्योंकि ये किसी और से रिएक्ट करने की टेंडेंसी को नहीं रखता है। अब तुरंत एक क्वेश्चन आएगा, सर जी Au क्यों नहीं? जब Au की रिएक्टिविटी उससे कम है तो Au क्यों नहीं? सोना क्यों नहीं? क्योंकि सोना अगर 22 कैरेट का भी ले आओगे ना तो वो इलेक्ट्रोलिसिस को सह नहीं पाएगा, ठीक है। इतना मेलेबल होता है गोल्ड आपका। तो हम, और प्लेटिनम के बारे में सबको पता है, व्हाइट गोल्ड है प्लेटिनम, ठीक है। और हीरे से कंपेयर की जाती है इसकी क्या? इसकी हार्डनेस हीरे से कंपेयर की जाती है। तो भाई यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड किसके यूज करेंगे? प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। तो चलिए भाई देखते हैं आगे क्या हो रहा है। आगे होगा ये कि इसको जोड़ा मान लेते हैं प्लस से, और इसको जोड़ा माइनस से, ठीक है। ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। अभी मैं नहीं कह रहा हूं दिस वन इज एनोड एंड दिस वन इज योर कैथोड, अभी नहीं कह रहा हूं। जब मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से आपको दिखा दूंगा तब कहूंगा कि जो प्लस से जुड़ा है वही एनोड है, और जो माइनस से जुड़ा है वही आपका कैथोड है। चलिए देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे ये भरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, बहुत ध्यान से समझना है यार इस प्रैक्टिकल को। और मान लेते हैं यहाँ पे एक स्विच लगा ले, जैसे फिजिक्स में कक्षा 10 में लगाते रहते थे, ये स्विच लगा लिया, और इस स्विच को ऑन किया और इलेक्ट्रिसिटी भाग गई पूरे में से दौड़ गई इलेक्ट्रिसिटी। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी गई, इसके अंदर क्या था? HCl, मतलब क्या था? H+Cl-, तो क्या हुआ होगा भाई? जो प्लस वाला टर्मिनल है उसकी तरफ सारे के सारे Cl- अट्रैक्ट हुए होंगे, ये सारे के सारे Cl- अट्रैक्ट हुए होंगे, और सारे के सारे Cl- आकर के इसके ऊपर क्या है? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये प्लस टर्मिनल है, इसके पास क्या है? माइनस 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 माइनस, ठीक है।
ध्यान से सुनना बातों को। तो ये जितने Cl माइनस आए वो सारे के सारे इसकी तरफ आए, तो क्या होगा भाई, क्या होगा, Cl माइनस, और Cl माइनस लिख रहे हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, हाफ Cl2 माइनस लिखो, तब आप अच्छे से लिख सकते हो। और उन्होंने क्या किया, माइनस किया 1 इलेक्ट्रॉन और क्या बना दिया, क्या बना दिया, हाफ Cl बना दिया, ये कह सकते हो हाफ Cl2 बना दिया। तो इतना कुछ लिखने से अच्छा है कि जब आपको क्लोरीन गैस ही निकालनी है, ये तो आपको लिखी हुई मिलती है, तो आप क्या लिख लो, बस ये लिख लो 2Cl माइनस थे, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े और क्या बन गया, Cl2 बन गया। तो भाई प्रोसेस बताइए कौन सा है यहाँ पे, प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस है कि Cl माइनस आया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, उसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके क्लोरीन बनाई। और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनो बात को, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो प्रोसेस कौन सा है, एट एनोड, ठीक है। तो प्रोसेस कौन सा है, ऑक्सीडेशन, और वो टर्मिनल क्या हो गया, एनोड, क्योंकि यहां पर प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। क्लियर होती है बात पूरी तरीके से। तो क्या होता है, आगे क्या करते हैं, आगे मान लेते हैं कि ये तो एक एग्जांपल के तौर पे हो गया। तो होता क्या होगा एनोड पे, एनोड पे होता है कि एक माइनस मेटल पर या नॉन मेटल पर माइनस चार्ज आता है, वो और एन माइनस मान लो, ये किताब में लिखा हुआ मिलेगा, ये किताबी लैंग्वेज है तो लिख दूं, नहीं तो आपको दिक्कत होगी जब किताबें पढ़ोगे। तो एम पर एन माइनस है, वो एन इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे और क्या बना देंगे, एम बना देंगे, ठीक है। ऐसा कुछ होता होगा, कहाँ कहाँ होता होगा, एनोड पर होता होगा। अब बात करें कैथोड की, एट कैथोड। तो देखो क्या साबित हुआ, यहां से साबित क्या हुआ, साबित हुआ कि जिसको प्लस से जोड़ा है ना उसी पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसे प्लस से जोड़ा है उसी पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला टर्मिनल हमारा एनोड है। क्लियर होती है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एट कैथोड क्या हो रहा है, अब कहोगे सर जितने H प्लस है सब भागेंगे उधर, और सारे के सारे भागेंगे और कौन सी गैस इवॉल्व कर देंगे, H2 गैस इवॉल्व कर देंगे, जबकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है, हालांकि हो जाएगा बट बहुत मुश्किल है। रीजन है उसका, रीजन क्या है कि H प्लस की टेंडेंसी होती है पानी से जुड़ने की। अगर आपने हाई स्कूल का एसिड बेस और सॉल्ट भी ढंग से पढ़ा है ना, तो आप बता दोगे कि H प्लस H2O से जुड़ जाता है और एक आयन बनाता है जिसका नाम होता है H3O प्लस आयन, और इस H3O प्लस आयन को नाम दिया जाता है हाइड्रोनियम। क्या नाम दिया जाता है, हाइड्रोनियम आयन। तो जो HCl का H प्लस है ना वो पानी से बाउंड हो जाता है, तो जब वो पानी से बाउंड हो गया तो उसका यहाँ पे फर्निश होना, इस कैथोड पे फर्निश होना बहुत कठिन है। लेकिन हाँ हम इतना तो कह सकते हैं कि ना अगर ये वाला हमारा क्या आया है भाई, एनोड आया है, तो इट इज 100% श्योर कि दूसरा वाला टर्मिनल क्या होगा, कैथोड होगा, 100% श्योर है। अगर ये H प्लस वाला केस ना होता तो क्या होता, वहां पर आता मेटल पर N प्लस, मेटल पर N प्लस, किसी एक आयन पर कुछ समथिंग प्लस होते और वो क्या करता, वो N इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता, वो N इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता और क्या बना देता, फिर से M बना देता। चलो यहाँ पे M1 मान लो और यहाँ पे M2 मान लो, ठीक है। तो ऐसी कुछ मैकेनिज्म होती किसकी, कैथोड पर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एनोड कौन सा होगा, जो प्लस से जुड़ा है, ठीक है। लो आसान कर दिया, एनोड कौन होगा, जो प्लस से जुड़ा हो, कैथोड कौन होगा, जो माइनस से जुड़ा हो, किसके प्लस माइनस से, बैटरी के प्लस माइनस से, ठीक है। और जो एनोड होगा उसी पे ऑक्सीडेशन होगा, और जो कैथोड होगा उसी पर क्या होगा, उसी पे आपका बढ़िया सा रिडक्शन होगा, ठीक है। तो ये है आपकी क्या, ये है आपकी पूरी की पूरी इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और ये आपकी रिएक्शंस होती है जो आपको किताब में लिखी हुई मिल जाएंगी। चलिए बहुत बढ़िया तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर कॉपी लेके बैठे हैं तो नोट कीजिए, और उसके बाद बढ़ते हैं आगे, ठीक है। क्लियर है सारी बात। तो अगली हेडिंग डालिए अपनी कॉपी पर, डालिए जहां भी लिख रहे हैं वहां पे लिखिए कि एप्लीकेशन क्या है इसके, ठीक है। तो एप्लीकेशंस को मैं काम करता हूं, एक साथ नोट कर लेता हूं और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं बहुत अच्छी तरीके से। हाँ भाई, तो जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस है ना वो आ गई हैं बोर्ड पे, और एक एक करके हम लोग सबको पढ़ेंगे अब। तो देखिए भाई क्या है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, हम लोग इस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से क्या क्या कर सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट आता है वो है द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, क्योंकि हमें पता है कि मेटल्स हमेशा कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती हैं, वो फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती। कुछ मेटल हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ज्यादातर मेटल्स क्या हैं, ज्यादातर मेटल्स कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। अब अगर मैं कहूं आपके घर में रखा हुआ नमक NaCl होता है, ठीक है, सब लोग मान लोगे। अब कोई इसमें से Na को अलग कर दो और क्लोरीन को अलग कर दो, सोडियम अलग कर लीजिए और क्लोरीन को अलग कर लीजिए, तो क्या ऐसा करना बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान सी बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो सोडियम अलग कर करके आग लगाई जा रही होती हर जगह पे,
ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस की ही जरूरत पड़ेगी। तो उसकी जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है ना, उसको पूरी तरीके से मैं तब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रोप्लॉटिंग टाइप की चीजें पढ़ा रहा हूँ, ये वाला जब टॉपिक पढ़ाऊंगा, या रस्टिंग ऑफ आयरन की प्रिवेंशन कैसे करते हैं तब बताऊंगा। कि अगर हमारे पास में मान लो सोल्यूशन बन सकता हो तो इसका तो चलो सोल्यूशन बन जाएगा। अब अगर कुछ सोल्यूशन नहीं बन सकता तो उसे मोल्टेन स्टेट में करके तब उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। यानी कि क्या किया जाता है, करा ये जाता है कि उसको पहले पिघला लेते हैं एकदम मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट का मतलब होगा किसी भी सॉलिड मेटल की लिक्विड स्टेट बना लेना, और उसके बाद में उसको क्या करेंगे, उसके हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम लोगों को NaCl को इलेक्ट्रोलिसिस, NaCl की अगर इलेक्ट्रोलिसिस करें तो Na+ किसकी तरफ भागेंगे, Na+ है तो प्लस भागेंगे माइनस की तरफ, यानी कि भागेंगे कैथोड की तरफ, और Cl- किसकी तरफ भागेंगे, अभी देखा था Cl- भागेंगे एनोड की तरफ। तो कैथोड पे आपको सोडियम मेटल मिलता जाएगा और एनोड पे आपको क्लोरीन गैस मिलती जाएगी। यानी कि सिंपल से नमक से आप सोडियम अलग कर लोगे और क्लोरीन अलग कर लोगे, तो हम कह सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स किया जा सकता है इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। समझे बात को? ठीक है। अभी एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ, सारी बातें एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। किसमें, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो सारी बातों को अलग अलग भी पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना है। तो प्रोडक्शन ऑफ गैसेस से दूसरा पॉइंट, तो इसी से क्लियर हो गया होगा कि इसमें जब हम लोगों को कैथोड पे क्या मिली, कैथोड पे मिली हमें सोडियम मेटल, तो हमें एनोड पे क्या मिली, क्लोरीन गैस मिली। ठीक है, एनोड पे क्या मिली, क्लोरीन गैस मिली। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, H2 निकाल सकते हैं, O2 निकाल सकते हैं, F2 निकाल सकते हैं, एक्सेट्रा। इस तरीके की गैसेस को हम लोग पता कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है यार कि गैसेस 90% नॉन मेटेलिक ही होती हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का केस तो छोड़ दिया जाए तो O2 ले लो, F2 ले लो, N2 ले लो, Cl2 ले लो, Br2 ले लो। ठीक है, Br2 तो खैर ब्रोमीन वाटर आ गया, उसको सॉरी हटाओ, ब्रोमीन वाटर को हटाओ, वो गैस नहीं होता है। ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं, गैसेस होती हैं। तो इन गैसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, किसके थ्रू, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। अब अगली बात को सुनने से पहले थोड़ा सा चलते हैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर पढ़ा था, दैट इज योर हाइड्रोजन। और जब हाइड्रोजन को पढ़ा तो हम लोगों ने वहां पे एक कंपाउंड पढ़ा, दैट इज योर हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2। तो H2O2 को बनाने के लिए हम लोगों ने, याद करिए, किसका यूज किया था, इलेक्ट्रोलिसिस का ही यूज किया था। तो अगला पॉइंट मैंने बहुत क्लियर लिखा हुआ है, कई जगह पे डाउटफुल है ये, कि प्रोडक्शन ऑफ परऑक्सी कंपाउंड, जितने भी परऑक्सी कंपाउंड हैं, यानी कि परऑक्सी लिंकेज है, ओ सिंगल बॉन्ड ओ लिंकेज जो होती है, इसके कंपाउंड बनाने में मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका अगर कोई निभाता है तो आपकी इलेक्ट्रोलिसिस है। सभी को याद होगा, हम लोग नॉर्मल पानी लेते थे और उसमें किसके आइसोटोप, हाइड्रोजन के आइसोटोप को डालकर क्या किया जाता था, हम लोग उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते थे और तब हमें H2O2 मिलता था। वो भी 7 या 8% मिलता था केवल, फिर करते थे तब बढ़ता था H2O2। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या है, देखिए पहला लिखा हुआ है H2O2, दैट मींस हाइड्रोजन परऑक्साइड, और दूसरा है H2O2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे O8 होना चाहिए था। ठीक है, H2O8। बेसिकली इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। अगली बात आती है कि प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किया जा सकता है तो प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल भी पॉसिबल होगा, बहुत अच्छे से पॉसिबल होगा। और जब हम लोग पढ़ेंगे अपना कौन सा चैप्टर, इसके बाद आएगी कैनेटिक्स, उसके बाद आएगा सरफेस, उसके बाद आएगी मेटलर्जी। जब भी मेटलर्जी पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू क्या कर सकते हैं, मेटल्स को प्योरीफाई किया जा सकता है। और लास्ट बात आती है इलेक्ट्रोप्लॉटिंग, जो कि हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोप्लॉटिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लॉटिंग होती है, अगर सामान्य शब्दों में बताऊं तो फिल्म चढ़ाना, समझते हो, चांदी की फिल्म चढ़ा दी गई उस चीज के ऊपर। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लॉटिंग कहते हैं। टिन पे की जाती है, Fe पे की जाती है, इसको रस्टिंग से बचाने के लिए। ठीक है, लोहे पे नहीं कहते, लोहे पे फिल्म चढ़ा दी गई किसी दूसरी चीज की। ठीक है, तो वो क्या बची रहेगी, रस्टिंग से बची रहेगी। तो बस इलेक्ट्रोप्लॉटिंग वो होती है कि हम लोग किसी चीज पर चांदी का चम्मच है, उसी पर चांदी की फिल्म चढ़ा दी। ठीक है, तो बेसिक यूज क्या है, डेकोरेशन में यूज होता है, रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए होता है, इन सब चीजों में यूज होता है किसका, इलेक्ट्रोप्लॉटिंग का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लॉटिंग हम लोगों को पूरी तरीके से पढ़ना है। तो इस चैप्टर में एक बार मार्क कर दो क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं, इलेक्ट्रोप्लॉटिंग आपको पढ़ाऊंगा, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल हम लोग मेटलर्जी में पढ़ेंगे, प्रोडक्शन ऑफ परऑक्सी कंपाउंड नहीं है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एक दो बता दूंगा कि किस तरीके से निकाले जाते हैं। वैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल भी आप मेटलर्जी में ही पढ़ोगे। इस चैप्टर में बेसिक ध्यान हमारा कहाँ रहेगा, इलेक्ट्रोप्लॉटिंग पे रहेगा। ठीक है, लेकिन इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के पहले जो अगला लेक्चर आएगा वो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, दैट मींस फैराडेस लॉ। और अगर आपने वो समझ लिया
तो जैसे नर्स्ट समझ ली थी, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई समझ के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक एक सवाल लगा लिया है, वैसे ही अगर फैराडे समझ गए तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस का मैं एक एक क्वेश्चन, चाहे वो नीट का हो चाहे वो आईआईटी का हो, मैं एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा वहां से। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो होगा हमारा फैराडेस के लॉ पर। तब तक के लिए क्या करते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लगे रहिए। वीडियो सही लग रहे हो तो उनको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। बहुत जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।